वेलकम क्लास। सोशल फार्मेसी में माइक्रोबायोलॉजी का एक पोर्शन है। आपको कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पढ़नी है। कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होती हैं जो स्प्रेड होती हैं, जैसा कि आज हमने आफ्टरनून टाइम में लेक्चर में डिस्कस किया था। तो उसको समझने के लिए हमें माइक्रोबायोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। माइक्रोबायोलॉजी का यदि हमें नॉलेज है तो हम डिजीजेस को आसानी से समझ सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी आपने स्कूल टाइम पर भी पढ़ रखी है। माइक्रो मतलब होता है छोटा, टाइनी, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इतने छोटे सूक्ष्म जीव हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे लिए गुड भी होते हैं और बैड भी होते हैं। हमारे फ्रेंड भी है और हमारी एनिमी भी है। इनसे हमें फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो इन्हें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिकेशन रेडी किया जाता है, तो इनके स्ट्रक्चर का यदि हमें नॉलेज होगा तो हम इनको आसानी से किल कर पाएंगे या हम इनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर पाएंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी पॉजिटिव एजेंट की स्टडी होती है जो कि इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में। ठीक है। और इन्फेक्शन का जो मेन रीजन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। जब मैंने आपको सेल पढ़ाया था तब बताया था, सेल दो टाइप की होती है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर का एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स। हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। और जो बैक्टीरिया होता है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो यूनिसेलुलर होता है, उसमें एक ही सेल होती है जो डिफरेंट शेप एंड साइज की हो सकती है। सिलेंड्रिकल शेप की हो सकती है, बेलनाकार रॉड शेप की हो सकती है, स्पाइरल शेप की हो सकती है, राउंड शेप की हो सकती है जिसको हम स्फेरिकल कहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के माइक्रोब्स हमारे आसपास होते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उनके क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं, है ना, जिससे कि हम इन्फेक्शियस डिजीज को समझ सकें। और ये हमारे लिए गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वाइन इंडस्ट्री है, अल्कोहल का प्रोडक्शन है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के थ्रू अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है। तो फर्मेंटेशन में हमें एनारोब्स की जरूरत पड़ती है। बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ ऑक्सीजन क्लासिफाइड किया गया है, एरोबिक्स एंड एनारोबिक्स। तो जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं उनको एयर की प्रेजेंस जरूरी होती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है सर्वाइवल के लिए, है ना। और जो एनारोब्स होते हैं वो विदाउट ऑक्सीजन भी सरवाइव कर सकते हैं और अपना मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक है। तो ये हम बेसिकली माइक्रो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। यदि हम किसी सॉइल की स्लाइड बनाएं या हम कर्ड, दूध से दही बनता है, दूध में लैक्टोज शुगर प्रेजेंट रहता है। लैक्टोज शुगर पे जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करता है वो उसको एज अ फूड यूज करता है, तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और दूध के केजिन प्रोटीन को कोएगुलेट कर देता है। तो मिल्क का जब प्रोटीन कोएगुलेट होता है तो उससे कर्ड बन जाता है, दही बन जाता है। और दही स्वाद में खट्टा होता है क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है मिल्क टू कर्ड, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस की वजह से होता है, जिसको हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। तो यदि हम इसकी स्लाइड तैयार करें और माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व करें तो हम इस बैक्टीरिया को देख सकते हैं। या सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, तो हम सॉइल की भी स्लाइड बना के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इजिली देख सकते हैं। और फर्मेंटेशन तो मैंने आपको बताया, है ना। तो ये है एक ओवरव्यू माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है। अब आप सोचेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये हर जगह है। दिखते नहीं है लेकिन हर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इनको हम देखने के लिए केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं क्योंकि माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई करने की पावर होती है। वो छोटी चीज को मैग्नीफाई करके बड़ा दिखाता है। ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जैसे ही हम उसको मैग्नीफाई करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो वो हमें दिखने लगता है हमारी आईज से, है ना। तो माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन से ही हम इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है। और आपने जो ऑर्गेनिज्म है इसको क्लासिफाइड किया गया है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को हम प्रोटिस्टा ग्रुप में भी
इसकी स्टडी करते हैं। जो एल्गी होता है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस से ये लोग ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी रहता है। जो फंगस होता है इससे भी हमें ड्रग्स मिलते हैं, है ना। पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन को इन्वेंट किया था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक्सीडेंटली। और ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज हुआ था। एंटीबायोटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। इन्फेक्शियस बैक्टीरिया को जो किल करे उसको हम एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स कहते हैं या एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स हिंदुस्तान में मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड ड्रग की कैटेगरी में आता है। इसमें आपका जैसे प्रोटोजोआ भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ का एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, है ना। और फंगस का एग्जांपल पेनिसिलियम नोटेटम। एल्गी तो प्लांट के जैसे होते हैं, है ना। तो ये सब ह्यूमन बीइंग्स में डिजीज कॉज करते हैं, इसलिए हम इनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। वायरस तो वायरस तो केवल जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए और आरएनए टाइप का, है ना। वायरस को सेल भी नहीं माना जाता। ना तो ये जिंदा होता है ना तो मरा हुआ होता है। ये जीवन और मृत्यु के बीच की एक चैन मानी जाती है, ठीक है। और इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन होता है, डीएनए और आरएनए टाइप के वायरस होते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है पेरेंट सेल से डॉटर सेल में। तो डॉटर सेल में सिमिलैरिटीज होती हैं पेरेंट सेल की। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये जेनेटिक मटेरियल के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन की जाती है। ऐसा सेल जिसको बैक्टीरिया या वायरस जिस पे अटैक करे तो उसको हम होस्ट सेल कहते हैं, ठीक है। और जो सेल इन्फेक्टेड हो चुका है वो मतलब डिसफंक्शन करने लगता है, ठीक है। और जो बैक्टीरिया है वो पैरासाइट की तरह काम काम करता है। 1 मिनट। बैक्टीरिया जो होता है वो पैरासाइट की तरह काम करता है। ह्यूमन बॉडी में सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो बैक्टीरिया को चाहिए। तो ये किसी भी रूट से जब हमारी बॉडी में इंटर करता है तो हमारी बॉडी में सेल से न्यूट्रिशंस को सक करता है और हमारी बॉडी में ये सरवाइव करता है, ठीक है। और लेकिन वायरस और बैक्टीरिया दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग होता है। वायरस जो होता है वो हमारे सेल के अंदर पेनिट्रेट करके, मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके, हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी पेनिट्रेट करके हमारे जेनेटिक मटेरियल के साथ कंजुगेशन कर लेता है। जिस वजह से वो सेल इन्फेक्टेड हो जाता है, उसको वो हाईजेक कर लेता है। और हाईजेकिंग के बाद में वो जो सेल है वो बहुत सारे वायरसेस प्रोड्यूस करने लगता है। तो वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। बैक्टीरिया तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल्स भी होते हैं, लेकिन वायरस तो टोटली हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। हर तरह से हमें ये नुकसान ही पहुंचाते हैं, ठीक है। तो माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन हमने समझा, बैक्टीरिया, फंगई, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। और इन सब के काम करने का तरीका अलग अलग होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस ह्यूमन बीइंग में कॉज करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंडली बैक्टीरिया कहाँ काम आते हैं, कर्ड बनाने में, ब्रेड फैक्ट्री में, विनेगर, है ना। और अल्कोहल, ईस्ट का प्रोडक्शन से हम ब्रेड बनाते हैं, है ना। तो ये और विटामिन के की सिंथेसिस हमारे इंटेस्टाइन में होती है, तो उसके भी लिए माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है। जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं हम उनको इंटेस्टाइनल फ्लोराज भी कहते हैं। तो हमने वायरस को भी समझ लिया, बैक्टीरिया को भी समझ लिया, है ना। अब हम समझते हैं इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी हमारे बॉडी की बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है। और वायरल वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। और वैक्सीनेशन को किसने इन्वेंट किया था, सर एडवर्ड जेनर ने। इन्होंने चिकन पॉक्स का टीका तैयार किया था, ठीक है। काउ पॉक्स एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि काउज में होता है, ठीक है। और स्मॉल पॉक्स ह्यूमन बींग्स में होता है। तो इन्होंने स्मॉल पॉक्स का टीका डिजाइन किया था, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने। और हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं इसमें बी सेल्स आते हैं, टी सेल्स आते हैं। बी लिम्फोसाइट सेल्स बैक्टीरियल अटैक से फाइट करते हैं। टी लिम्फोसाइट सेल्स वायरल इन्फेक्शन से अटैक करते हैं। वैक्सीन में एक्चुअली वीक वायरस डला होता है। जैसे कोविड का आपको सेकेंड बूस्टर लगा, सेकेंड डोज लगा, बूस्टर डोज लगा, फर्स्ट डोज लगा। इन डोजेस में क्या था, इसमें कोविड का वीक वायरस था जो हमारी बॉडी को ज्यादा नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन हमारी बॉडी उसके स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज कर ले ताकि सेकेंड एक्सपोजर के टाइम हमारी बॉडी ज्यादा बेटर फाइट कर पाए।
ठीक है। तो वायरल डिजीज से बचने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीन दो टाइप के होते हैं, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में प्रेजेंट होता है। यदि किसी डेड बॉडी को जमीन में गाड़ दिया जाए और उसको 10 साल बाद देखा जाए तो वो वहां नजर नहीं आएगी, केवल कंकाल नजर आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डिकम्पोजिशन कॉज करते हैं, जिनको हम सेप्रोफाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये क्या है? डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। जैसे आप प्लास्टिक की बोतल यदि मिट्टी में फेंक दोगे तो वो डिकम्पोज नहीं होगी। ऐसे सब्सटेंस जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर सकते हैं, हम उनको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। तो इनको ये डिकम्पोज करते हैं और इनके नामो निशान को मिटा देते हैं। ठीक है। तो कुछ चीजें बायोडिग्रेडेबल होती हैं और कौन कुछ चीजें नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। तो प्लास्टिक एग्जाम्पल है नॉन बायोडिग्रेडेबल का। प्लास्टिक का इसलिए हम कहते हैं पॉलिथीन का यूज कम से कम करना चाहिए, क्योंकि इसका डिग्रेडेशन नहीं होता है। एक बार आप जहां फेंकोगे वहीं रहेगी वो। ठीक है, सड़ती नहीं है प्लास्टिक। और कुछ चीजें सड़ने लगती है ना। तो जो चीजें सड़ती है उससे मिट्टी बन जाती है, और जो चीजें नहीं सड़ती वो एज इट इज रहती है। तो डिकम्पोजिशन मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू स्मॉल वन। जो जटिल सब्सटेंस होते हैं उनका ब्रेक डाउन कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीनिंग का भी काम करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट की सफाई में भी हमें हेल्प करते हैं, है ना। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज करते हैं हम उनको पैथोजेंस कहते हैं। जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं तो कुछ टॉक्सिन्स बनाते हैं, और इन टॉक्सिन्स की वजह से हमारी बॉडी में फीवर आता है, रैशेज हो सकते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में पेन हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हमारी बॉडी में नजर आते हैं। डिजीज की डेफिनेशन आप जानते हैं, डिजीज क्या होता है? डिजीज मीन्स हमारी बॉडी का जो ईज है ना, वो हमारी बॉडी में ना रहे। ठीक है, हमारी बॉडी इल हो जाए, सिक हो जाए, या हमारी बॉडी में किसी प्रकार की डिसफंक्शनिंग हो जाए, है ना, तो इसको हम डिजीज कहते हैं। ठीक है। और डिजीज मैंने आपको आज ही बताया था, डिजीज कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दो टाइप की होती हैं। ऐसी डिजीज जो कि फैलती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, हम उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और ऐसी डिजीज जो फैलती नहीं है, हम उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। हमने कुछ वेक्टर्स देखे थे। वेक्टर्स मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। जैसे बर्ड फ्लू इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। एनिमल से होने वाली इंफेक्शियस डिजीज है, मॉस्किटो से होने वाली है, डॉग से होने वाली रेबीज है ना, चिंपैंजी, मंकी, माउस, डेंगू, ये सब बर्ड्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू फैलती है। तो ये वेक्टर की तरह काम करते हैं। जैसे मलेरिया का मच्छर किसी को काटता है तो मच्छर में वो कहाँ से आता है वायरस? गंदा पानी तो इंसान नाले का पिएगा नहीं, लेकिन नाले के गंदे पानी में मच्छर पनपते हैं। तो जब मच्छर बड़े हो रहे होते हैं तब उनके अंदर वो वायरस आ जाता है, और जब मच्छर इंसान को काटता है तो वो वायरस इंसान के अंदर आ जाता है। और फिर वो अपना साइकिल कंप्लीट करता है, इंक्यूबेशन पीरियड, फिर ह्यूमन बींग्स में सिम्टम्स आने लगते हैं, मलेरिया के लक्षण आने लगते हैं, ठंड लग के बुखार आना, बॉडी में पेन होना। तो ये सब लक्षण होते हैं मलेरिया के। तो मलेरिया से बचने के लिए हम प्रिवेंटिव एक्शन भी ले सकते हैं, है ना। जैसे हम ओडोमास का यूज करते हैं, स्किन पे एक क्रीम आती है, उसको लगाने से मच्छर में नहीं काटते, है ना। मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं, मॉस्किटो नेट आता है ना, मच्छर यदि नहीं काटेंगे तो मलेरिया नहीं होगा, है ना। ओडोमास का क्रीम है, हमारे आसपास हम गंदा पानी जमा ना होने दें। ये प्रिवेंटिव एक्शन होते हैं, सेफ्टी मेजर्स होते हैं। और हर इन्फेक्शियस डिजीज से बचा जा सकता है यदि हम सेफ्टी मेजर का इस्तेमाल करें। जैसे हमें कोविड से बचना था, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, है ना। हमने हमारे माउथ को और हमारे नोज को हमने कवर कर लिया था, जिससे इन्फेक्शियस डिजीज हमें ना हो और सोसाइटी में तेजी से स्प्रेड ना हो। तो हमने मास्क लगाया, सैनिटाइजर का यूज किया, है ना, हमने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किया। तो ये सारे प्रिवेंटिव एक्शन होते हैं। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? जब हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, और इस टॉक्सिन्स की वजह से हमारे अंदर जो सिकनेस आती है, इलनेस आती है, हम बीमार पड़ जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मेन रीजन है बासा खाना खाना। मतलब चावल आपने आज बनाए, आप 3 दिन बाद खाओ, 4 दिन बाद खाओ, चावल में से बदबू आ रही, फिर भी आपने चावल खा लिए। चावल में से स्मेल क्यों आ रही है? क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिन्स बन चुके हैं। तो कभी भी बासा खाना नहीं खाना चाहिए। आज आपने खाना पकाया है तो उसको आप, अभी बनाया है तो उसको 1 घंटे के अंदर आपको खा लेना चाहिए।
आप उस खाने को आज बनाते हो, फिर कल खाते हो, कल बनाते हो, परसों खाते हो, तो बासा खाना खाने से फूड पॉइजनिंग होती है। लूज मोशन लग जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, गैसेस बनने लगती हैं, एसिडिटी का प्रॉब्लम आता है, तो हमारे जीआई ट्रैक पे वर्कलोड बढ़ जाता है। तो हमेशा हमें फ्रेश फूड खाना चाहिए, वेजिटेबल्स खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, है ना। और हमें फ्रेश वाटर पीना चाहिए, क्योंकि जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो एयर से, वाटर से, एयर बॉर्न होती है, वाटर बॉर्न होती है ना, और पर्सनल कांटेक्ट से भी फैलती है। तो हमें हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस भी व्यक्ति को इन्फेक्शियस डिजीज है उसका हमें टॉवेल, उसके कपड़े, उसकी शर्ट, टी शर्ट, उसके अंडरगारमेंट्स हमें यूज नहीं करने चाहिए। नहीं तो इससे वो डिजीज फैल जाती है। जैसे घर में एक व्यक्ति को यदि ईचिंग का प्रॉब्लम हो और उसके बिलोंगिंग्स यदि दूसरे व्यक्ति यूज करते हैं तो उनको भी ईचिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह से हम इन्फेक्शियस डिजीज को प्रिवेंटिव मेजर लेके और प्रिवेंटिव एक्शन लेके इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, और फूड पॉइजनिंग से भी बच सकते हैं यदि हम फ्रेश फूड कंज्यूम करेंगे तो। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? फूड को माइक्रोबियल अटैक से बचाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। जैसे सोडियम बेंजोएट है, विनेगर है, हीट हीट इफेक्ट है, कोल्ड है। तो ये ऐसे कुछ मेथड्स होते हैं जिससे हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम फूड को फ्रिज में रख देते हैं, तो फ्रिज में रखने से फूड की लाइफ बढ़ जाती है ना। हम जैसे हेलोजेंस यूज करते हैं, जैसे हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं पिकल्स में, अचार में हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा? आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब हेलोजन कैटेगरी के एलिमेंट्स होते हैं, और ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रखते हैं। ठीक है। हम ऑयल यदि ऐड कर देंगे तो ऑयल क्या करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कंटेंट है वो अंदर की तरफ नहीं जाने देगा, एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेगा, है ना। और हीट के थ्रू स्टेरिलाइजेशन करते हैं। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। और पास्चुराइजेशन आपने सुना होगा, मिल्क को जब हम 15-20 सेकंड के लिए हाई टेम्परेचर पे बॉईल कर, मतलब हाई टेम्परेचर पे रखते हैं, फिर उसको सडनली ठंडा करके पैकेट्स में पैक कर लेते हैं। तो जिस वजह से वो 3-4 दिन आराम से रहता है, तब तक वो गाड़ियों के थ्रू हमारे घर पे सप्लाई हो जाता है। तो पास्चुराइजेशन से मिल्क का स्टेरिलाइजेशन होता है ना। ऑटोक्लेव मशीन आती है, हॉट एयर ओवन आता है। ये माइक्रो बायोलॉजी के लैब में कॉमनली यूज्ड इक्विपमेंट्स होते हैं जो स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। और यदि हम बैक्टीरिया को डेवलप करना चाहें तो हम कल्चर मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। कल्चर मीडिया में हम बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और बैक्टीरिया का डेवलपमेंट और ग्रोथ काफी फास्ट होती है। तो ये होता है हमारा कल्चर मीडिया। स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है? किसी भी माइक्रोब को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ कलर डाइस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैथिलीन ब्लू है, फिनोल्फ्थलीन है, पिंक और रेड कलर देती है, मैथिलीन ब्लू ब्लू कलर देता है। तो इन डाइस की हेल्प से हम बैक्टीरिया की स्टेनिंग करते हैं और फिर हम उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। तो ये होता है स्टेनिंग टेक्निक, है ना। तो आपको इस ओवरव्यू से समझ में आया होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, है ना। आप में से किसी को कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? कुछ पूछना है आपको? हेलो। नो सर। हम्म, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज जो आपको जानना जरूरी है ना। स्टेरिलाइजेशन तो मैंने आपको अभी बताया, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। ये कोई भी सरफेस पे हो सकता है, किसी इक्विपमेंट पे हो सकता है ना। जैसे ओटी डिपार्टमेंट में जो सीजर्स यूज होते हैं उनको स्टेरिलाइज किया जाता है। आपने देखा होगा पहले सिरिंज जो आती थी वो ग्लास की बनी होती थी, तो उस ग्लास को स्टेरिलाइज किया जाता था, उसको पानी में उबाला जाता था, है ना। जब किसी की तबीयत खराब होती है तो वो उबला हुआ पानी पीता है, तो उबला हुआ जब पानी को उबालते हैं तो उसमें के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं। फिर उस पानी को पीने से जो भी बीमार व्यक्ति है उसकी रिकवरी ज्यादा फास्ट होती है। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनिबिट करते हैं और उसके डेवलपमेंट को इनिबिट करते हैं, है ना, लेकिन उसको मारते नहीं है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? एंटीसेप्टिक बोलेंगे। सेप्सिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैलता है और पस का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा फोड़े में पस का फॉर्मेशन हो जाता है। फोड़ा हमारा खुला रहता है, पानी के कांटेक्ट में आता है, एयर और इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है, तो कांटेक्ट में आने से वहां पर सेप्सिस होने लगता है। सेप्सिस का मतलब होता है पस का फॉर्मेशन होना और इन्फेक्शन का फैलना। और इसी का अपोजिट होता है एसेप्सिस। एसेप्सिस का मतलब होता है जर्म और इन्फेक्शन का रिमूवल।
तो इसको हम एसेप्सिस बोलते हैं। तो जब हम दवाइयां देते हैं तो एसेप्सिस शुरू हो जाता है ना। और बैक्टीरियोसाइडल ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। साइडल जो वर्ड है वो सुसाइड से आया है, सुसाइड मतलब आत्महत्या। तो ऐसे एंटीबायोटिक ड्रग्स जो बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल कर दें, उनको हम साइडल कहते हैं। और बैक्टीरियोस्टैटिक किसको कहते हैं? जो बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को रोक दे, मतलब बैक्टीरिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट को केवल इनहिबिट कर दे, है ना। तो उसको हम बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक जो वर्ड है वो ग्रोथ से आया है, ठीक है, मूवमेंट से आया है। तो हम उनके ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। कल्चर मीडिया मैंने आपको अभी बताया, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडियाज होते हैं हर बैक्टीरिया को डेवलप करने के लिए। कल्चर मीडिया की हमको क्या जरूरत पड़ गई? जैसे किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, किसी को यूरिनेशन के साथ ब्लीडिंग हो रही है, और हमको ऐसा अंदाजा है कि उसको इन्फेक्शन है, तो उसने हमें यूरिन सैंपल दिया है। तो उसके यूरिन सैंपल को हम कल्चर मीडिया प्रोवाइड करेंगे। और यदि उसके यूरिन के सैंपल में वो बैक्टीरिया होगा तो वो वहां पर ग्रो अप हो जाएगा। और ग्रो अप हो जाएगा तो हम उसको माइक्रोस्कोप से देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो कौन सा बैक्टीरिया है। और जो भी बैक्टीरिया होगा फिर उसी हिसाब से हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो ये पता करना बहुत जरूरी है कि वो वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, या वो फंगस का इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक है, प्रोटोजोअल है, कौन सा इन्फेक्शन है वो, है ना। अमीबा का इन्फेक्शन है, एमीबियोसिस जिसको हम कहते हैं, है ना। बच्चों में कीड़म हो जाते हैं, कीड़म को मारने के लिए हम एल्बेंडाजोल ड्रग यूज करते हैं, मेमेंडाजोल, है ना। ये ड्रग्स हम बच्चों के कीड़म मारने के लिए यूज करते हैं। तो बच्चों में भी इन्फेक्शन होता है ना। हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है। लंग्स इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है निमोनिया, है ना। हमारे स्टमक में इन्फेक्शन हो सकता है जिसका एग्जाम्पल है डिसेंट्री, है ना। हमारे लेटरिन के थ्रू ब्लड आने लगता है और म्यूकस सिक्रीट होने लगता है, लूज मोशन हो जाते हैं, डायरिया लाइक कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो ये जितनी भी कंडीशंस मैंने आपको बताई, ये सारी ये सारी हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है। थ्रोट में इन्फेक्शन हो सकता है, सर्दी खांसी रेनाइटिस, है ना, एलर्जिक रेनाइटिस होता है, ये भी इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो हम स्टेलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, इनको दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है आपका फिजिकल मेथड और दूसरा होता है केमिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड में फिल्ट्रेशन आता है, इसमें मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्ट्रेशन किया जाता है। फिल्ट्रेशन मतलब छानना। तो जो मेम्ब्रेन है उसके पोर्स इतने छोटे होते हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट आउट कर लेते हैं, तो ये फिल्ट्रेशन मेथड हो गई। हीट के थ्रू, यदि आप किसी भी चीज को गर्म करोगे तो उस पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उस वो मर जाएंगे, तो इससे भी स्टेलाइजेशन होगा। सनलाइट के थ्रू, यदि हम किसी चीज को धूप दिखा दें, है ना, तो सनलाइट में भी स्टेलाइजेशन की पावर होती है। रेडिएशन में होती है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस जो आते हैं, वेव्स आते हैं अल्फा बीटा, ये वेव्स के थ्रू भी स्टेलाइजेशन होता है। केमिकल मेथड में हम एसिड और बेस यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी NaCl, नमक। नमक में भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। सॉल्ट्स कुछ हम यूज करते हैं, सॉल्ट, हैलोजेंस, फॉर्मेल्डिहाइड, सोप। साबुन से हम रोज नहाते हैं, तो साबुन में भी बेसिक नेचर का होता है साबुन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस का एग्जाम्पल है। तो जो बेस बेस होते हैं वो भी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रखते हैं। अल्कोहल अभी हमने कोविड टाइम पे सैनिटाइजर की तरह यूज किया, है ना। हम स्टेलाइजेशन कर रहे थे, हमारे हाथों को सैनिटाइज कर रहे थे अल्कोहल की मदद से, है ना। 70% अल्कोहल होता है सैनिटाइजर्स में। फिनॉल्स और हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सारे आपके केमिकल्स हैं जो कि स्टेलाइजेशन परफॉर्म करते हैं, है ना। आपने कोविड टाइम पे देखा होगा आपके मोहल्ले में आस पड़ोस में फ्यूमिगेशन हो रहा था धुएं के थ्रू, है ना। और हॉस्पिटल में भी ऑपरेशन थिएटर है, जनरल वार्ड है, वहां पर फ्यूमिगेशन के थ्रू स्टेलाइजेशन किया जाता है। हॉस्पिटल से जो इन्फेक्शन फैलता है उसको नोसोकॉमिनल इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शन के भी काफी टाइप्स होते हैं, है ना। मैंने इसके पहले एक लेक्चर में एक्सप्लेन किए हैं, तो वो आप देख लेना। नोसोकॉमिनल इन्फेक्शन पूछा जाता है MCQ के फॉर्म में, है ना। और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होता है? यदि हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक इन्फेक्शन है और तो दूसरे इन्फेक्शन के लिए हमारी बॉडी ज्यादा ससेप्टेबल हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है, दूसरा इन्फेक्शन हमारी बॉडी को आसानी से लग जाता है, तो इसी को हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं, है ना। और सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है? बॉडी में एक इन्फेक्शन है, दूसरा इन्फेक्शन हो जाए तो जो दूसरा इन्फेक्शन हुआ है हम उसको
सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं, और जो पहला इन्फेक्शन होता है उसको हम प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शन की डेफिनेशन, इन्फेक्शन के टाइप, स्टेलाइजेशन क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, वायरसेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वायरल डिजीजेस के एग्जांपल्स हमें पता होना चाहिए, बैक्टीरियल डिजीज के एग्जांपल्स पता होना चाहिए। ये सब चीजें आपके एग्जाम में काफी पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, कल आपकी क्लास होगी, मैं लिंक शेयर करूंगा। आप में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्यों बेटा? नो सर। ओके बेटा, है ना। बाय।